हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स को खत्म किया था, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत ईजी चैप्टर है, राइट। यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आप ये मान के चलिए लगभग आपका 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर यहाँ से आएगा। हो सकता है 6 मार्क्स तक का वेटेज हो जाए, बट एटलीस्ट 5 मार्क्स का पेपर यहाँ से आने वाला है। तो इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से समझना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक चीजें कवर करेंगे जो हमारे इस चैप्टर में रिक्वायर्ड होंगी। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन चीजों पर मूव करेंगे, राइट। तो फिलहाल हम लोग पहले बेसिक 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर में कुछ डिडक्टेड नहीं है, सिर्फ डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट नहीं है, बाकी एवरीथिंग इज देयर। तो इसमें कुछ भी डिडक्टेड नहीं है, डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट को छोड़ के बाकी सब कुछ हमें पढ़ना है, राइट। छोटा चैप्टर है, ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, राइट। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। कहां से कहानी को स्टार्ट करते हैं बेसिकली डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब देखो, डुअल नेचर की बात स्टार्ट कहां से हुई थी, सबसे पहले हमें यह समझना है, राइट। तो अभी तक आपने देखा, जब मैंने रे ऑप्टिक्स को आपको पढ़ाया था तो आपने क्या देखा कि रे ऑप्टिक्स मींस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, राइट। उसमें आपने क्या देखा, उसमें देखा कि रे नेचर मानकर हम लाइट की बहुत सारी फिनोमेनास को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। क्लियर। फॉर एग्जांपल हम रिफ्लेक्शन, जब हमने रे ऑप्टिक्स की बात की थी, रे ऑप्टिक्स की, तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोगों ने बेसिकली रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर दिया था रे ऑप्टिक्स के थ्रू, राइट। रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया था। उसके साथ साथ हम लोगों ने रिफ्रैक्शन भी प्रूफ कर दिया था, रिफ्रैक्शन भी प्रूफ कर दिया था, राइट। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने आगे कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, वो सारी चीजें रे नेचर मान के ही हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी हम लोगों ने बेसिकली क्या एज्यूम किया था, रे ऑप्टिक्स को ही एज्यूम कर रखा था कि जो हमारी लाइट है उसकी रे नेचर को ही हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ था। मतलब हमने रे नेचर से ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी, राइट। क्लियर है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये बात समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया। तो बेटा वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने क्या देखा, वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोगों ने रिफ्लेक्शन प्रूफ किया वेव थ्योरी से, वेव थ्योरी से रिफ्लेक्शन प्रूफ किया। देन रिफ्रैक्शन भी प्रूफ किया वेव थ्योरी से ही, दोनों चीजें हो रही थी। लेकिन जब बात आई किसकी, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी वेव ऑप्टिक्स में, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, साथ में पोलराइजेशन भी था, बट पोलराइजेशन आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, तो हम लोगों ने उसको डिस्कस नहीं किया है, राइट। बट प्रीवियस ईयर्स में पोलराइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, बट अभी फिलहाल आपको नहीं पढ़ना है। तो इतने सारे टॉपिक्स हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स के थ्रू एक्सप्लेन किए थे, पोलराइजेशन को छोड़ के बाकी सारी चीजें हम लोगों ने एक्सप्लेन की थी, और हो सकती थी, हुई थी, वो सारी चीजें हम लोगों ने करी थी। बट यहां पर क्वेश्चन ये आया कि जब हमने रे ऑप्टिक्स को डील कर रहे थे, जब हम रे ऑप्टिक्स को पढ़ रहे थे, लाइट के रे नेचर को हम मानकर चल रहे थे, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों चीजें तो प्रूफ हो रही थी। लेकिन जब बात आई किसकी, जब बात आई इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की, तो इनको हमने जब रे ऑप्टिक्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो ये रे ऑप्टिक्स के थ्रू ये टॉपिक हमारे एक्सप्लेन नहीं हो पाए, इनकी एक्सप्लेनेशन रे ऑप्टिक्स के थ्रू नहीं मिल पाई। देन हमें वेव ऑप्टिक्स को पिक्चर में लाना पड़ा, राइट। तब हमने पता लगाया कि भाई लाइट जो है, लाइट की वेव पिक्चर जो हम लोगों ने
देखी, राइट। तो वेव पिक्चर के थ्रू हम लोगों ने क्या पता लगाया, यस लाइट इंटरफेरेंस शो करती है, लाइट डिफ्रैक्शन शो करती है, साथ के साथ लाइट पोलराइजेशन भी शो करती है। क्लियर, ये सारी चीजें हम लोगों ने किस में देखी, वेव पिक्चर के थ्रू, वेव थ्योरी के थ्रू। क्लियर है। इसके बाद जब कहानी आई हमारी कहां पर, जब कहानी आगे बढ़ी और थोड़ी सी, ये 1900 के बाद की बात है अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं। 1900 के बाद, आई मीन आइंस्टीन के टाइम की बात है, आइंस्टीन, हर्ट्ज और प्लैंक के टाइम की बात है। तो 1900 के बाद एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमेना ऑब्जर्व की गई जिसको हमने बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी इसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया, तो जब लाइट की वेव पिक्चर, वेव थ्योरी से इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की जब कोशिश की गई, तो हमने क्या देखा कि इसकी वेव थ्योरी सफिशिएंट नहीं है। लाइट का वेव नेचर, लाइट की वेव पिक्चर इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। क्लियर। और जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तब क्वेश्चन मार्क लग गया कि यस, इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली ये फिनोमेना ऑब्जर्व हो रही है, लेकिन मैथमेटिकली, टेक्निकली, हम थ्योरेटिकली इसको क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। थ्योरेटिकली जो हम एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से मैच क्यों नहीं कर रही है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से मैच क्यों नहीं कर रही है, एक्सपेरिमेंटल जो हमारे ऑब्जर्वेशंस है उनसे ये मैच क्यों नहीं कर रही है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑब्जर्व की गई जिसको हमने नाम दिया कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट, अभी ये समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, इनको समझेंगे हम, डिटेल में समझेंगे। तो जब कॉम्पटन इफेक्ट को ऑब्जर्व किया गया, तब भी यही प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई जब हमने लाइट के वेव पिक्चर को कंसीडर किया, तो ये दोनों के दोनों एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे। हाँ, तो ये जो दोनों फिनोमेनास थे हमारे, कौन से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, इनको जब ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली अराउंड 1900 के आसपास, 1905 के आसपास, तो क्या देखा गया कि वेव ऑप्टिक्स सफिशिएंट नहीं है, वेव थ्योरी सफिशिएंट नहीं है। इट मीन्स कुछ और नेचर भी है लाइट के अंदर जिसकी वजह से ये दोनों फिनोमेनाज ऑब्जर्व हो रहे हैं। क्लियर, वेव नेचर सफिशिएंट नहीं था, तो फिर इसके लिए काम किया गया और इसके लिए डिफरेंट रिसर्च की गई। बहुत सारे साइंटिस्टों ने, लाइक आइंस्टीन, हर्ट्ज, लेनार्ड, प्लैंक, बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके ऊपर काम किया। एंड देन फाइनली एक कंक्लूजन पर आए और उन्होंने बोला कि लाइट के अंदर वेव नेचर के साथ साथ एक और नेचर है जिसको हमने कहा कि पार्टिकल नेचर है। लाइट के अंदर वेव नेचर के साथ साथ क्या है, पार्टिकल नेचर भी है। क्लियर। उस नेचर को जब एक्सेप्ट किया गया और उससे आगे जब चीज़ों को डील किया गया, उसको कंसीडर करके जब आगे चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट दोनों ही बहुत नाइसली एक्सप्लेन हो पा रहे थे। तो वहाँ से पता चला कि लाइट शोज ड्यूअल नेचर, नॉट ओनली वेव नेचर, इट ऑल्सो शोज particle nature as well. Clear? So that is why this chapter named as dual nature of radiation. Radiation means light. So radiation हमारा क्या है, dual nature show करता है, wave nature along with the particle nature. Wave nature से हमने क्या क्या explain किया, reflection, refraction, interference, diffraction, polarization, all these things we have explained, all these phenomena we have explained with the wave nature. But when we are talking about these two phenomena, it is not possible like we can explain these phenomena using wave nature.
राइट। तो अब हम मूव करेंगे धीरे धीरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, कॉम्पटन इफेक्ट पर, लाइट के पार्टिकल नेचर पर। वेव नेचर की तो बात हो चुकी है तो उस पर तो हमें करना ही नहीं, वेव ऑप्टिक्स में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब लाइट के पार्टिकल नेचर पे बात करेंगे, मींस हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे मैटर का डुअल नेचर। मैटर भी डुअल नेचर शो करता है, मैटर खुद में तो पार्टिकल है, बट इट ऑल्सो शोज वेव नेचर। एंड हाउ इट शोज वेव नेचर, ये हम लोग इस चैप्टर के एंड पे जब डील कर रहे होंगे लास्ट वाले लेक्चर में, तो मैटर का डुअल नेचर भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अभी हम लोग बेसिक ये चीज़ें, आपको हिस्टोरिकल चीज़ों को समझ आ गया होगा कि कैसे लाइट का डुअल नेचर पिक्चर में आया, कैसे लाइट का पार्टिकल नेचर पिक्चर में आया, राइट। और अब हम उस पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उनको डिफाइन करेंगे यहाँ पर। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो सबसे पहले हमारी कहानी चलेगी कहाँ से, इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब किसी भी मेटल से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन एमिट करने हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब ये इलेक्ट्रॉन एमिट कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, क्या हमारे पास तरीके हैं, कितने नंबर ऑफ वेज हैं टू emit the electron, to get the electron out from any metal, how many ways we have, these ways we have to understand here, right? So there are basically 4 number of ways, one by one मैं सभी को बहुत nicely डील करने वाला हूँ यहाँ पर, right? But before that आपको एक important चीज़ को समझना पड़ेगा। वो important चीज़ क्या है? वो important चीज़ है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन जब आप समझ जाओगे तब आपको इलेक्ट्रॉन एमिशन समझ आ जाएगा। वर्क फंक्शन, भाई वर्क फंक्शन क्या है इसको समझ लो ध्यान से, आगे इसको दोबारा भी एक्सप्लेन किया जाएगा, बट अभी फिलहाल आपको वर्क फंक्शन को समझना है यहाँ पर। तो बेटा वर्क फंक्शन क्या है, अब आपको पता है कि भाई जब भी हम इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ा क्लियर सा लॉजिक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो किसमें से, एटम में से, किसी मेटल में से, किसी सब्सटेंस में से, तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है बॉन्डेड है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। इसका मतलब यह है कि आपको कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, और जब वो एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन तभी उसमें से बाहर आ सकता है। तो अब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्वेश्चन ये बन जाता है। तो उसी का आंसर वर्क फंक्शन ने दिया, ठीक है। ये जो वर्क फंक्शन है इन्होंने दिया है ना, ये एक टर्म है, और इस टर्म से क्या एक्सप्लेन किया गया, इन्होंने कहा कि भाई वर्क फंक्शन एक वो मिनिमम एनर्जी होती है किसी भी मेटल के लिए जो उसमें से, उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरत होती है, राइट। So it is the minimum energy required, minimum energy required to emit the electron, from any metal. Is it clear or not? So that is the minimum energy which is required to emit the electron from any matter. Is it clear or not? Right. So this energy is basically represented by phi or phi naught. Sometimes it is also represented by phi naught or W. Right. These two are the representation of this work function. अब ये वर्क फंक्शन हर एक मेटल के लिए डिफरेंट होता है, ध्यान रखना, हर एक मेटल के लिए। सो बेसिकली ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑन मेटल, ये ध्यान रखना।
ये मेटल पर ही डिपेंड करेगा, मेटल का जो नेचर है उस नेचर पर डिपेंड करेगा। आयरन का कुछ और वर्क फंक्शन होगा, सोडियम का कुछ और होगा, सीजियम का कुछ और होगा, कॉपर का कुछ और होगा, एंड सो ऑन। सो सबका, सारी मेटल्स का वर्क फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। ये डिपेंड करेगा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मेटल। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन पर। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन की कहानी हमारी क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, किसमें से? मेटल में से। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के कितने पॉसिबल तरीके हैं? तो यहां ये बात तो बड़ी क्लियर होगी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो मिनिमम एनर्जी आप जो दे रहे हो उसको, किसको? मेटल को, या फिर जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको। ये मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं बाहर, चाहे आप कोई सा मेथड यूज कर लेना, कोई काम ही नहीं हो सकता, वहां लॉजिक ही नहीं है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का, राइट? इट मीन्स मिनिमम एनर्जी चाहिए कितनी? वर्क फंक्शन के बराबर, उससे कम नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा होगी तो काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम वेरियस टाइप्स ऑफ वेज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला तरीका, सबसे पहला नंबर ऑफ वे जो है, इट इज व्हाट? इट इज बेसिकली like by providing the heat, that is thermal emission. Thermal emission. Thermal emission. Is it clear? थर्मल का मतलब क्लियर समझ आ रहा होगा। थर्मल का मीनिंग है हीट प्रोवाइड करना, हीट देकर। थर्मल का मतलब हीट देकर। अगर आप ऑब्जेक्ट को हीट दे रहे हो, मेटल को हीट दे रहे हो, तो भी उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है, क्योंकि हीट देंगे इट मींस एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं इट मींस अगर वो एनर्जी मिनिमम वर्क, मतलब जो वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। सो दैट इज व्हाट? दैट इज नॉन एज थर्मल एमिशन। सो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय हीट एनर्जी, emission of electron by heat energy, emission of electron by heat energy is called thermal emission। क्लियर है? आइए जरा दूसरे इंपॉर्टेंट मेथड पर चलते हैं। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है हमारा इलेक्ट्रिक एमिशन, और यू कैन से फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन। अब ये फील्ड एमिशन क्या है ये आपको समझना पड़ेगा यहां पर, ठीक है ना? फील्ड एमिशन क्या है? चलिए तो फील्ड एमिशन को भी समझ लेते हैं। फील्ड एमिशन, राइट? So what is it? Field emission. Field emission means emission of electron using electric field, by applying electric field across the metal. When we apply the electric field across the metal, or when we place that metal inside the electric field, it means we get some energy, that metal gets some electric energy from this field, and by means of this electric energy electron may exit out, right? So it means field emission is what? Emission of electron, emission of electrons by electric field, by electric field is called field emission. Is it clear or not? ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया, that is called field emission, right? After that we are moving to the third way. Third way is what? Third way is photoelectric emission. Very very important टॉपिक। इसी को फॉरवर्ड करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, इसको अभी शॉर्टली समझेंगे हम, एंड देन इसी टॉपिक को हम आगे उठा के और पूरे के पूरे चैप्टर में आगे डील करेंगे। तो थर्ड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।
photoelectric emission, right? So what is that photoelectric emission? Photoelectric emission नाम से ही पता चल रहा है, फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट. इट मीन्स व्हेन लाइट इज यूज्ड, व्हेन लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू emit the electron, to emit the electron from any metal surface, that emission is known as photoelectric emission. क्लियर है? तो photoelectric emission is what? Emission of electron by light energy is called photoelectric emission. अब लाइट इंसिडेंट कराएंगे. अब देखो यहां ध्यान यही रखना, जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई सा भी मेथड यूज करें इलेक्ट्रॉन को एग्जिट आउट कराने के लिए, बट द कंडीशन इज दैट द एनर्जी विच वी आर प्रोवाइडिंग टू द इलेक्ट्रॉन बाय मींस ऑफ एनी मेथड, दैट एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, राइट? फोर्थ वन, what is fourth method? Fourth method is secondary emission. अब ये आपको कुछ अजीब सा मेथड लग रहा होगा, राइट? बट ये देखो क्या है, इसको समझेंगे हम. ये सेकेंडरी मेथड क्या है इसको समझना है, ठीक है ना? सेकेंडरी मेथड क्या है, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको समझना है, राइट? सेकेंडरी मेथड और सेकेंडरी एमिशन, वैसे तो नाम से ही क्लियर है, ये भी सेकेंडरी एमिशन. सेकेंडरी मतलब दूसरा, सेकेंड. अब दूसरा क्या? तो अभी आपको समझ आ रहा था कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोवाइड कराया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया. एक में हमने लाइट एनर्जी दी, एक में हमने थर्मल एनर्जी दी, हीट प्रोवाइड कराई, तो इलेक्ट्रॉन निकला. क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक काइनेटिक एनर्जी दे दी जाए किसी की, और उस काइनेटिक एनर्जी से ही हम इलेक्ट्रॉन को एग्जिट आउट कर लें वहां से? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है? और अगर है तो वो किस तरीके से हो सकती है? ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन यूज किया गया, राइट? और जब ये इलेक्ट्रॉन जाके, मूविंग इलेक्ट्रॉन जब जाके मेटल सरफेस पर टकराया, तो एक इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो उस दूसरे वाले मेटल में ट्रांसफर कर दी, दूसरे वाले जो मेटल है उसके इलेक्ट्रॉन पर ट्रांसफर कर दी गई, और वहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया. क्लियर? सो इसी वजह से इसका नाम दिया गया सेकेंडरी एमिशन. क्यों नाम दिया गया इसका सेकेंडरी एमिशन? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है. यहां पर एक इलेक्ट्रॉन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, इसलिए इसको बोला गया सेकेंडरी एमिशन. सो दैट इज व्हाई व्हाट सेकेंडरी एमिशन इज व्हाट? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, emission of electron by the kinetic energy of another electron. अब another electron जो है हमारा, जो कि आके उस मेटल पर इंसिडेंट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, जिसका नाम हमने अनदर इलेक्ट्रॉन दे दिया यहां पर, उसको बोल दिया गया बेटा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन. इसको क्या नाम दिया जाता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन इसको नाम दिया जाता है. और जो इलेक्ट्रॉन मेटल से एग्जिट होकर बाहर आता है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन. उसका नाम दिया गया सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? उसका नाम क्या दिया गया? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन उसका नाम दिया गया. ठीक है,
तो ये हम लोगों ने अभी देखा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से ही हमने इलेक्ट्रॉन को एमिट करा दिया। तो ये 3-4 मेथड पढ़े हम लोगों ने, वर्क फंक्शन पढ़ा। अच्छा, अब यहाँ पर इतनी सारी चीजें ये रिक्वायर्ड थी, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी फोटो इलेक्ट्रिक। अब हमें कंटिन्यू किसके साथ करना है? कंटिन्यू हमें करना है इसके साथ, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के साथ। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो हो गया कि एक प्रोसेस है, एक मेथड है इलेक्ट्रॉन एमिट करने का बाय मींस ऑफ लाइट, बाय यूजिंग द लाइट एनर्जी। और ये जो इफेक्ट यहाँ से डेवलप होगा, ये जो फिनोमेना आपने ऑब्जर्व करी है, दैट फिनोमेना इज बेसिकली नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसी को हमें कंटिन्यू करना है। अब इसको हमें क्या करना है? इसको हमें बेसिकली आगे लेकर चलना है। और इसके साथ साथ हम जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस किए थे, बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे उसमें। नंबर 1 हम कह सकते हैं हर्ट्ज का काफ़ी अच्छा योगदान था इसमें। एक लेनार्ड हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी काफ़ी ठीक ठाक अपना योगदान दिया, ठीक है। और आइंस्टीन भी यहाँ पर थे, ठीक है, आइंस्टीन ने भी अपना योगदान दिया यहाँ, राइट। तो और आपके प्लैंक, मैक्स प्लैंक जी ने भी काफ़ी वर्क किया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए इन साइंटिस्टों के द्वारा, हम अब अपने लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? इन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को समझेंगे। और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को समझने के बाद ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे उसकी, ठीक है। देखेंगे वेरियस टाइप के ग्राफ्स प्लॉट करेंगे। और वो जब ग्राफ्स हमारे प्लॉट हो जाएंगे, उसके बाद हम क्वांटम थ्योरी को समझेंगे। जो कंक्लूजन सामने आएगा लास्ट में, क्वांटम थ्योरी, जो क्वांटम थ्योरी दी गई, जो प्लैंक ने दी थी क्वांटम थ्योरी, उसको समझेंगे लास्ट में, ठीक है। जो हमारे ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे, उसके बाद क्वांटम थ्योरी को समझा जाएगा। और उसके बाद फिर आइंस्टीन ने क्या इक्वेशन दी, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी, उस इक्वेशन को पढ़ेंगे। और वहाँ से मैथमेटिकली हम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ड्राइव करेंगे। जो हमारे लॉज हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, उन लॉज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। बट ये हम इस लेक्चर में नहीं करेंगे, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम लोगों ने ये सारी की सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड की है, जो हमें रिक्वायर्ड थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आने के, 1 नंबर का क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई एग्जाम में, राइट। और इसको हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, इसको समझ के अपने नोट्स बनाने हैं। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डील करना है मुझे, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ, और ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे हम उसी लेक्चर के अंदर। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।